लेक्चर 28। पृष्ठ 1। ये पृष्ठ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी की श्रेणियों के बारे में बताता है। परिसंपत्ति वित्त कंपनी, एसेट फाइनेंस कंपनी, ये ऐसी कंपनियां हैं जो परिसंपत्ति जैसे वाहन, मशीनरी खरीदने के लिए वित्त पोषण करती हैं। ऋण कंपनी, लोन कंपनी, ये कंपनियां मुख्य रूप से व्यक्तिगत और गृह ऋण प्रदान करती हैं। आवास वित्त कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये कंपनियां आवास के लिए वित्त पोषण करती हैं। बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, ये कंपनियां बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे बिजली, सड़क और दूरसंचार के लिए वित्त पोषण करती हैं। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी -ARC, ये कंपनियां बैंकों से डूबे हुए ऋण खरीदती हैं ताकि बैंकों को अपनी बैलेंस शीट साफ करने में मदद मिल सके। मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, ये कंपनियां कंपनियों को उनके IPO और विलय में मदद करती हैं। पृष्ठ 2। ये पृष्ठ कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीएस के बारे में बताता है। सूक्ष्म वित्त कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी MFI, ये एक सूक्ष्म वित्त कंपनी है। ये ऐसी कंपनियां हैं जो कम आय वाले व्यक्तियों और समूहों को छोटे ऋण प्रदान करती हैं। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीएस, ये वे एनबीएफसी हैं जिनका भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और जिनका विफल होना असंभव है। महत्वपूर्ण जानकारी में सुधार। नोट्स में बताया गया है कि जिन एनबीएफसी का परिसंपत्ति आकार 500 करोड़ रुपए से अधिक है वे प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हैं। ये जानकारी सही है। उदाहरण के लिए बजाज फाइनेंस, आदित्य बिरला फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस आदि। शुद्ध स्वामित्व वाला फंड, नेट ओन्ड फंड NOF, ये किसी कंपनी का शुद्ध स्वामित्व वाला फंड है। नोट्स में बताया गया है कि एनबीएफसी के पास हमेशा 10 करोड़ रुपए का शुद्ध स्वामित्व वाला फंड होना चाहिए, लेकिन बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी के लिए 300 करोड़ रुपए, आवास वित्त कंपनी के लिए 200 करोड़ रुपए और प्राथमिक डीलरों के लिए 150 करोड़ रुपए होना चाहिए। ये जानकारी सही है। पृष्ठ 3। यह पृष्ठ शुद्ध स्वामित्व वाला फंड और विभिन्न कंपनियों के नियामक रेगुलेटर्स के बारे में बताता है। शुद्ध स्वामित्व वाला फंड, नेट ओन्ड फंड NOF, इसे स्वयं की पूंजी भी कहा जाता है। नियामक रेगुलेटर, ये तालिका विभिन्न कंपनियों और उनके नियामक निकायों को सूचीबद्ध करती है। आवास वित्त कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी NHB, राष्ट्रीय आवास बैंक। हालांकि इसका विनियमन अब सीधे RBI, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी SEBI, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। साहसिक पूंजी कंपनी, वेंचर कैपिटल कंपनी SEBI, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। निधि कंपनी, निधि कंपनी MCA, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। चिट फंड कंपनी, चिट फंड कंपनी, राज्य सरकार। महत्वपूर्ण जानकारी में सुधार। नोट्स में आवास वित्त कंपनी के नियामक के रूप में NHB, राष्ट्रीय आवास बैंक का उल्लेख है और यह भी बताया गया है कि अब इसका विनियमन सीधे RBI के पास है। यह जानकारी सही और अद्यतन है। पहले NHB इसका नियामक था, लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सीधे इसका विनियमन करता है। पेज 4। एनबीएफसी और बैंक में अंतर। आपके नोट्स में दिए गए एनबीएफसी और बैंक के बीच के अंतर के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं। जमा स्वीकारना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, बैंक जमा स्वीकार करते हैं और ऋण देते हैं। एनबीएफसीएस आमतौर पर जमा स्वीकार नहीं करते लेकिन ऋण दे सकते हैं। कानून, गवर्निंग एक्ट, बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत काम करते हैं, जबकि एनबीएफसीएस कंपनी अधिनियम 2013 के तहत काम करते हैं। चेक जारी करना, इशूइंग चेक्स, बैंक चेक जारी कर सकते हैं, जबकि एनबीएफसीएस ऐसा नहीं कर सकते। भुगतान एवं निपटान प्रणाली, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम, बैंक इस प्रणाली का हिस्सा होते हैं, जबकि एनबीएफसीएस नहीं होते। CRR SLR, बैंक को CRR कैश रिजर्व रेशियो और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का अनुपालन करना होता है, जबकि एनबीएफसीएस पर यह नियम लागू नहीं होता। साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन, बैंक साख का सृजन करते हैं, जबकि एनबीएफसीएस नहीं करते। DICGC बीमा, DICGC इंश्योरेंस, बैंक की जमाओं का DICGC द्वारा बीमा किया जाता है, जबकि एनबीएफसी की जमाओं का बीमा नहीं होता। पेज 5। DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। आपके नोट्स में DICGC से संबंधित संशोधित जानकारी को यहाँ सूचीबद्ध किया गया है। ये RBI की सहायक कंपनी है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1978 को DICGC अधिनियम 1961 के तहत हुई थी। ये बैंकों की जमाओं जैसे कासा, FD, RD आदि पर बीमा प्रदान करता है। हालांकि ये इंटरबैंक जमा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विदेशी जमाओं पर बीमा प्रदान नहीं करता। DICGC प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक की जमा पर बीमा देता है। पहले ये सीमा 1 लाख रुपए थी। इसे दामोदरन समिति की सिफारिशों पर बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया था।
बीमा का प्रीमियम बैंकों द्वारा भरा जाता है, जो प्रति 100 रुपये पर 12 पैसे होता है। ये सभी वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, लघु वित्त बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबीएस और स्थानीय क्षेत्र बैंकों, लोकल एरिया बैंक्स की जमाओं को कवर करता है। पेज 6, एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। आपके नोट्स में एमएफआई के बारे में दी गई जानकारी इस प्रकार है। एमएफआई का उद्देश्य गरीब व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। माइक्रो फाइनेंस का सिद्धांत मोहम्मद यूनुस ने दिया था। उन्होंने 1976 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी और उन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। भारत में इसकी शुरुआत 1992 में नाबार्ड ने एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम के तहत की थी। एमएफआई मुख्य रूप से 5 कार्य करती हैं। 1 माइक्रो क्रेडिट, 2 माइक्रो सेविंग, 3 माइक्रो इंश्योरेंस, 4 फंड प्रेषण, फंड रेमिटेंस, 5 पेंशन सुविधा, पेंशन फैसिलिटी। पेज 7, एमएफआई जारी। इस पेज पर एमएफआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और नियम दिए गए हैं। एमएफआई अधिकतम 2.40 लाख रुपए तक का ऋण दे सकते हैं। पहले ये सीमा 1.25 लाख रुपए थी, जिसे मालेगाम समिति की सिफारिश पर बढ़ाया गया था। ऋण लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 3 लाख रुपए और शहरी अर्धशहरी क्षेत्रों में 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। एमएफआई स्वर्ण ऋण गोल्ड लोन नहीं दे सकते, क्योंकि वे केवल बिना किसी सुरक्षा के ऋण प्रदान करते हैं। एमएफआई का विनियमन आरबीआई द्वारा एनबीएफसी एमएफआई फ्रेमवर्क 2014 के तहत किया जाता है। पेज 8, बैंक्स। इस पेज में भारतीय बैंकों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक्स, और गैर अनुसूचित बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। 1. अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक्स। ये वे बैंक हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं। इन बैंकों की पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स 5 लाख रुपए या उससे अधिक होने चाहिए। इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नियमों का पालन करना होता है, जैसे कैश रिजर्व रेशियो माइनस सीआरआर और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो माइनस एसएलआर बनाए रखना। ये बैंक आरबीआई से ऋण लोन प्राप्त कर सकते हैं। 2. गैर अनुसूचित बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। ये वे बैंक हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं हैं। इनके लिए पेड अप कैपिटल के संबंध में कोई विशेष शर्त नहीं होती है। इन्हें आरबीआई के साथ सीआरआर और एसएलआर बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है। ये आरबीआई से ऋण लोन नहीं ले सकते हैं। पेज 9, बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया। इस पेज में भारतीय बैंकिंग संरचना को दर्शाया गया है, जिसमें आरबीआई के तहत विभिन्न प्रकार के बैंक आते हैं। 1. वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक्स। ये लाभ उन्मुख, प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंक होते हैं जो जमा स्वीकार करते हैं और ऋण प्रदान करते हैं। 2. सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स। ये मुख्य रूप से अपने सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और लाभ कमाना इनका प्राथमिक उद्देश्य नहीं होता है। 3. विभेदित बैंक, डिफरेंशिएटेड बैंक्स। ये ऐसे बैंक हैं जो किसी विशेष वित्तीय क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए हैं। आपके नोट्स में 2 प्रकार के विभेदित बैंक दिए गए हैं: लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ये छोटे व्यवसायियों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों एमएसएमईएस और असंगठित क्षेत्र के लोगों को ऋण और जमा की सुविधा देते हैं। भुगतान बैंक, पेमेंट्स बैंक्स। ये बैंक केवल जमा स्वीकार कर सकते हैं, प्रति खाता 2 लाख रुपए तक, और भुगतान तथा प्रेषण सेवाओं, रेमिटेंस सर्विसेज की सुविधा दे सकते हैं। वे ऋण नहीं दे सकते। 4. स्थानीय क्षेत्र बैंक, लोकल एरिया बैंक्स लैब्स। ये बैंक एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में काम करते हैं और ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देते हैं। 5. नियो बैंक्स ये डिजिटल रूप से काम करने वाले वित्तीय संस्थान हैं जिनकी कोई भौतिक शाखा, फिजिकल ब्रांच नहीं होती है। वे पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं को तकनीक के माध्यम से प्रदान करते हैं। 6. विकास बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, डेवलपमेंट, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, AIFI। ये बैंक देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करते हैं। उदाहरण: नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम बैंक और NHB। पेज 10, कमर्शियल बैंक्स। इस पेज में वाणिज्यिक बैंकों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। 1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये वे बैंक हैं जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होती है। SBI, भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक्स। 2. निजी क्षेत्र के बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इन बैंकों में अधिकांश हिस्सेदारी निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के पास होती है। इन्हें 2 उप श्रेणियों में बांटा गया है: निजी भारतीय बैंक, प्राइवेट इंडियन बैंक्स। ये वे निजी बैंक हैं जो भारत में पंजीकृत हैं। आपके नोट्स के अनुसार ये 1993, 2004 और 2014 में लाइसेंस प्राप्त करने वाले बैंकों का उल्लेख करते हैं। 1993 में लाइसेंस प्राप्त ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक,
अशुद्धि: कोटक महिंद्रा बैंक को 2004 में भी लाइसेंस मिला था। 2004 में लाइसेंस प्राप्त येस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। अशुद्धि: येस बैंक को 1993 में लाइसेंस मिला था। 2014 में लाइसेंस प्राप्त बंधन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। नोट्स में आईडीएफसी लिखा है, जो अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। सही जानकारी के अनुसार येस बैंक को 2004 में और कोटक महिंद्रा बैंक को भी 2004 में लाइसेंस मिला था। बंधन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को 2014 में लाइसेंस मिला था। निजी विदेशी बैंक, प्राइवेट फॉरेन बैंक्स, ये वे बैंक हैं जिनका मुख्यालय भारत के बाहर है, लेकिन ये भारत में अपनी शाखाओं के माध्यम से काम करते हैं। उदाहरण: स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एससीबी, एचएसबीसी, आरबीएस, सिटी। 3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स -आरआरबीएस। ये बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य उत्पादक गतिविधियों के लिए ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाएं प्रदान करते हैं। पेज नंबर 11। प्राइवेट बैंकों के लाइसेंस के लिए शर्तें। वो एनबीएफसी, एमएफआई या कोई अन्य बैंकिंग और वित्तीय कंपनी होनी चाहिए। कंपनी को कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में से कम 5 साल तक लाभ कमाने वाली कंपनी होनी चाहिए। लाइसेंस मिलने के बाद प्रमोटरों के पास शुरुआती 5 वर्षों तक 40% पूंजी होनी चाहिए। लाइसेंस मिलने के बाद आरबीआई बैंकिंग संचालन शुरू करने के लिए 18 महीने का समय देता है। कम से कम 25% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए। न्यूनतम पूंजी 500 करोड़ रुपए होनी चाहिए। ऑन टैप लाइसेंसिंग की सुविधा से पूरे साल लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है, जिससे किसी विशेष समय का इंतजार नहीं करना पड़ता। पेज नंबर 12। अतिरिक्त जानकारी। आरबीआई ने 2016 में ऑन टैप लाइसेंसिंग की सुविधा शुरू की थी।